सरल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम पीछे विलियन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और विलियन वाला चैप्टर हमारा पूरा होने वाला है। इसमें हमने लास्ट में एक टॉपिक पूरा किया था, उस टॉपिक का नाम था आदर्श व अनादर्श विलियन। तो टॉपिक चल रहा था हमारा आदर्श व अनादर्श विलियन, और हमने आदर्श और अनादर्श विलियन दोनों की शर्त पढ़ी थी, इसके एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है ना। फिर हमने एक ग्राफ भी देखा था कि एक आदर्श विलियन का ग्राफ और एक अनादर्श विलियन का ग्राफ। इस ग्राफ को मैं पुनः बता रहा हूँ, यानी आदर्श व अनादर्श विलियन का ग्राफ ही है निरूपण। ठीक, हमने पीछे ऐसे शुरुआत की थी कि किसी विलय का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यानी विलय का जो वाष्प दाब है वो विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, और किसी विलायक का वाष्प दाब जो होता है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब विलय का वाष्प दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी ये विलय का वाष्प दाब है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती हो गया, विलायक का वाष्प दाब है, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती हो गया। ये हमारे आदर्श विलयन की शर्त थी। ठीक है ना। और जब हम विलय और विलायक का ग्राफ बनाते हैं तो पहले मैं अलग अलग ग्राफ बना दूंगा। इधर मैं PA लूँ यानी वाष्प दाब विलय का, और इधर विलय की मोल भिन्न X है। ठीक, तो इन दोनों में संबंध समानुपाती का है, तो ग्राफ जो बनेगा वो सरल रेखीय बनेगा, यानी सीधी रेखा बनेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार ये PB है, विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक की मोल भिन्न X भी है, इसका ग्राफ भी सरल रेखीय होगा ना। लेकिन मैं इन दोनों ग्राफों को जब एक ही ग्राफ में निरूपित करता हूँ, यानी एक ही ग्राफ में दोनों को बनाता हूँ, तो चेंज है, यानी कुछ परिवर्तन हो जाता है। जब आदर्श विलयन का ग्राफ विलय का और विलायक का जब एक ही ग्राफ में बनाया जाएगा तो दोनों में क्या परिवर्तन होगा? नहीं, तो दोनों में परिवर्तन ऐसे होगा, जब किसी आदर्श विलयन का ग्राफ हम एक में ही बनाएंगे तो उस एक ही ग्राफ के अंदर दोनों चीज़ों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। वो कैसे? फॉर्मूला हमारे पास PA समानुपाती X से था, तो PA समानुपाती X से था। ठीक है ना। और फॉर्मूला विलायक का था PB समानुपाती X भी था। ठीक है ना। तो विलय और विलायक दोनों का जो वाष्प दाब था वो PA समानुपाती X से और PB समानुपाती X भी था। तो PA और PB यानी विलय है और एक विलायक है। जब दोनों को एक ही ग्राफ में बनाते हैं तो एक ही ग्राफ में बनाएंगे तो ये जो अक्ष है ये अक्ष तो A का वाष्प दाब, और ये अक्ष जो है ये B का वाष्प दाब, यानी ये विलय का वाष्प दाब, ये विलायक का वाष्प दाब। ये मोल भिन्न विलय की X से 0 से शुरू होगी, और मैंने कहा था कि विलयन की टोटल मोल भिन्न इकाई होती है X से 0 और X से बराबर 1, क्योंकि अधिकतम मोल भिन्न इकाई होती है। ये विलायक की मोल भिन्न 0 से शुरू होगी, ये विलायक की मोल भिन्न अधिकतम 1 हो गई। अब हमने पढ़ा था PA समानुपाती X से है तो सरल रेखीय ग्राफ आएगा, और PB समानुपाती X भी है तो ये ग्राफ भी सरल रेखीय होगा। ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ सरल रेखीय हो गए, यानी स्ट्रेट लाइन हो गए। ठीक है ना। तो ये तो आदर्श विलयन का ग्राफ बन गया। नहीं, इस ग्राफ में ये जो हाइट है, ऊंचाई है, ये कम ज़्यादा है, क्योंकि विलय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा विलय से। इसलिए ये जो हाइट है ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये विलायक की हाइट है, और ये हाइट कम क्यों है? क्योंकि ये विलय की हाइट है, इसलिए ये कम होगी। ठीक है ना। अगर हम इसको अनादर्श में लेकर चलते हैं तो अनादर्श में दो विचलन आते हैं। एक अनादर्श में आता है धनात्मक विचलन, और अनादर्श में दूसरा आता है ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का मतलब क्या है? जब हमारे वाष्प दाब का मान ज़्यादा हो, और ऋणात्मक का मतलब जब वाष्प दाब का मान कम हो। कहने का मतलब जब हमारा PA का मान ज़्यादा हो, किससे? P0 X से। ठीक है ना।
मतलब विलय का वाष्प दाब ज़्यादा हो या विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा हो तो वो धनात्मक विचलन कहलाता है। अब वाष्प दाब का मान Pa का मान और Pb का मान ज़्यादा कब होगा, जब मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो गया, Pb भी पॉजिटिव करना है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो जो उभार दिया है इसका मतलब पॉजिटिव डेरिवेशन है, पॉजिटिव विचलन है, ठीक है ना, धनात्मक विचलन है। अब इसके अंदर धनात्मक विचलन में Pa का मान ज़्यादा है Pb से, Pa का मान ज़्यादा है Pb का मान ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको ग्राफ में ऐसे निरूपित करते हैं। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, Pa का मान कम होता है P नोट x से और Pb का मान भी कम होता है P नोट xb से, ठीक है ना। जब दोनों कम होते हैं तो ये ऋणात्मक डेरिवेशन हो गया, ये ऋणात्मक विचलन डाउन हो गया ना, नीचे आ गया, ये नेगेटिव हो गया। नहीं तो एक ही ग्राफ में 3 लाइनें आई है। जो लाइन सीधी है, स्ट्रेट है, वो तो आदर्श विलयन की होती है। जो लाइन उभार अधिकतम मान की ओर जा रहा है वाष्प दाब, वो लाइन धनात्मक विचलन की होती है, और जो निम्नतम की ओर जा रहा है वो ऋणात्मक विचलन की होती है, ठीक है ना। तो इस तरह आदर्श और अनादर्श विलयन का ग्राफ ही निरूपण किया जाता है। नहीं तो ये तो मैंने आपको ग्राफ बताया, और पीछे हमने आदर्श और अनादर्श विलयन दोनों के बारे में हम पीछे पढ़ ही चुके थे। इनकी जो हिंदी थी वो हम पीछे पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब हमारे सामने इस लेसन में एक टॉपिक शेष है, उस टॉपिक का नाम है स्थिर क्वांथी मिश्रण, यानी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। तो स्थिर क्वांथी मिश्रण, स्थिर क्वांथी मिश्रण, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक। और स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है, जैसा नाम से ही पता है कि स्थिर ताप पर, नाम लिख रहा है स्थिर क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब ताप पर, ठीक है ना। जब स्थिर ताप पर जो अवयव है, यानी जिससे मिश्रण बना है अवयवों से, वो अवयव एक ही ताप पर आश्वित होने लग जाए, उनका आसवन डिस्टिलेशन जो है वो एक ही ताप पर हो जाए। नहीं, जब 2 या 2 से अधिक अवयव मिलाकर मिश्रण बनाएंगे, जैसे ये कोई मिश्रण है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर किससे बनेगा, अवयवों से। अब मान लो अवयव है ए और बी, ठीक है ना। अब ये जो ए और बी अवयव है, इन दोनों अवयवों का आसवन जो है, डिस्टिलेशन जो है, आसवन यानी दोनों की वाष्प का जो बनना है, ठीक है ना, दोनों का जो आसवन है वो एक ही ताप पर हो जाए, ठीक है ना। उस मिश्रण को स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। जब भिन्न भिन्न अवयवों से बनने वाले मिश्रण, ठीक है, जब भिन्न भिन्न अवयवों से बनने वाले मिश्रण का आसवन एक ही ताप पर हो जाता है तो उसे स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। नहीं, जैसे ए और बी 2 अवयव हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक अवयव शक्कर हो गया, एक अवयव NaCl हो गया। नहीं, इसी प्रकार एक अवयव जल हो गया और एक अवयव एथेनॉल हो गया। अब मान लो ये दोनों अवयव मिलकर मिश्रण बनाते हैं, ये मिलेगा मिश्रण बनेगा, ये मिलेगा मिश्रण बनेगा। अब जब ये अवयव मिलकर मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं तो इन सभी अवयवों का डिस्टिलेशन मतलब आसवन एक ही ताप पर हो जाए। एक ताप का मतलब जैसे 25 पर हो गया, 25 पर सबका आसवन हो गया 25 डिग्री पर। जैसे जल का आसवन मान लो उदाहरण के लिए कितने पर होता है, 100 डिग्री पर, ठीक है ना। लेकिन जब जल को एल्कोहल में मिला दिया हमने और इसका आसवन 25 पर हो गया तो एथेनॉल भी आश्रित हो गया 25 पर, जल भी आश्रित 25 पर हो गया, ठीक है ना। एक ही टेम्परेचर पर दोनों अवयव आश्रित होने लग गए, तब उस मिश्रण को क्या कहते हैं, स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। ये जो मिश्रण है इसमें अवयवों को हम पृथक नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अंदर अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो स्थिर क्वांथी मिश्रण वो होता है जिसमें अवयवों को क्या नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। यानी जो मिश्रण अवयवों से बनेगा उन अवयवों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। जैसे जल और एल्कोहल को मिला दिया मैंने, तो अब उसके बाद में जल और एल्कोहल को अलग नहीं कर सकता, पृथक नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब दोनों उबलेंगे तो एक ही टेम्परेचर पर उबलेंगे, ठीक है। अगर मैं जल को अकेले उबालता तो 100 पर उबला,
मान लो एल्कोहल को अकेला उबालता, मान लो 10 डिग्री पर ही उबल गया, लेकिन जब एल्कोहल को जल में मिला दिया, अब दोनों कितने पर उबलने लग गए? 25 पर। तो मैं अब इनको अलग अलग नहीं कर सकता, यानी पृथक नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। यदि हमसे पूछा जाए कि स्थिर क्वांथी मिश्रण किसे कहा जाता है, तो स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है कि स्थिर ताप पर यानी स्थिर क्वथनांक पर, नाम के अनुसार चलोगे, स्थिर क्वथनांक पर जब भिन्न भिन्न अवयवों से बनने वाले मिश्रण में सभी का आसवन एक ही ताप पर होने लग जाता है, तो उसे स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। स्थिर क्वांथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अब इसके प्रकार पढ़ रहे हैं हम। स्थिर क्वांथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वांथी और एक होता है अधिकतम या उच्चतम क्वांथी। ठीक है ना। जो न्यूनतम क्वांथी है उसको कहते हैं उच्च वाष्पदाबी, और जो अधिकतम क्वांथी है उसको कहते हैं निम्न वाष्पदाबी। ठीक। तो जो स्थिर क्वांथी मिश्रण है इसके कितने टाइप हैं? दो। स्थिर क्वांथी मिश्रण दो प्रकार का होता है, न्यूनतम क्वांथी, उच्चतम क्वांथी। न्यूनतम क्वांथी का दूसरा नाम उच्च वाष्पदाबी भी होता है, अधिकतम क्वांथी का दूसरा नाम निम्न वाष्पदाबी भी होता है। न्यूनतम क्वांथी का मतलब जब अवयवों से मिश्रण बनेगा, अवयवों से मिश्रण बनेगा तो उस मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाएगा। तो उस मिश्रण का क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जिन अवयवों से मिश्रण बनाए, ठीक है ना भाई, जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम उच्च वाष्प दाब ही रखा गया है। क्योंकि ये क्वथनांक में तो कम है लेकिन वाष्प दाब इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन मैंने कहा न्यूनतम क्वांथी की परिभाषा बनेगी कैसे? भाई जिस मिश्रण को बनाओगे तो मिश्रण बनेगा किससे? अवयवों से। ठीक है ना। किसी भी अवयव से बन सकता है। ठीक है। विलय से, विलायक से नहीं, मिश्रण बनेगा अवयवों से। और जब अवयवों को मिलाने से मिश्रण बनता है तो उस मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाना चाहिए। ठीक है ना। जब मैं अवयवों को मिलाऊं, दो या दो से अधिक अवयवों को एक जगह मिला दूं और मिलाने पर मिश्रण बना दूं, तो उस मिश्रण का क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से कम हो जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर बोल रहा हूं, मिश्रण बनेगा अवयवों से, और जब अवयवों को मिलाने से मिश्रण बना तो उस मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाना चाहिए। किससे कम हो जाना चाहिए? अवयवों के क्वथनांक से। ठीक है ना। अगर ऐसे बात समझ नहीं आ रही, नहीं तो ऐसे देखो, उदाहरण के लिए मैंने अवयव मिला दिए दो। एक अवयव मिला दिया मैंने एसीटोन और दूसरा अवयव मिला दिया कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है ना। ये दो अवयव मिला दिए मैंने। उदाहरण के लिए एसीटोन का क्वथनांक 130 डिग्री है और कार्बन डाइसल्फाइड का क्वथनांक मान लो 50 डिग्री है। अब इन दोनों अवयवों को मिलाने से एक मिश्रण बन गया। ये दो अवयव है, इनके मिलाने से मिश्रण तैयार हो गया। अब जो मिश्रण बनेगा उसका क्वथनांक इन अवयवों के क्वथनांक से कम होगा। यानी इस अवयव का क्वथनांक 130 डिग्री, इस अवयव का क्वथनांक 50 डिग्री। अब जो मिश्रण इन दोनों को मिलाने से बनेगा उस मिश्रण का क्वथनांक कम होगा इन अवयवों के क्वथनांक से। मतलब ना तो उस मिश्रण का क्वथनांक 130 होगा और ना ही 50 होगा, बल्कि 50 से कम होगा। मान लो मिश्रण का क्वथनांक कितना आ जाता है? 40 डिग्री। ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने एक मिश्रण तैयार किया, उसमें दो अवयव लिए और दोनों अवयवों का क्वथनांक अलग अलग था, और जब इन दोनों अवयवों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया तो उस मिश्रण का जो क्वथनांक आया वो अवयवों के क्वथनांक से कम आया। ठीक है ना। मेरे अवयवों का क्वथनांक इतना इतना था, लेकिन मिश्रण का क्वथनांक तो अवयवों के क्वथनांक से कम है ना, इसलिए इसको कौन सा क्वांथी मिश्रण कहेंगे? न्यूनतम क्वांथी मिश्रण। ठीक है ना। अगर अभी इसकी परिभाषा आप बनाओ तो खुद बना सकते हो कि भाई न्यूनतम क्वांथी क्या होता है? भाई जिसका क्वथनांक कम होता है। किससे कम होता है? अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। ठीक है। तो न्यूनतम क्वांथी मिश्रण क्या है? एक ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक कम होता है अवयवों के क्वथनांक से। ठीक है ना। उसको न्यूनतम क्वांथी कहते हैं। और यदि क्वथनांक अधिकतम हो जाए
तो उसे अधिकतम क्वांति या उच्चतम क्वांति कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने एसीटोन ले लिया एक अवयव और दूसरा अवयव क्लोरोफॉर्म ले लिया। ठीक, एसीटोन का क्वथनांक वही 130 बता रहा हूं मैं यहां, और मान लो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 150 डिग्री है। अब इन दोनों को मिलाने से एक मिश्रण तैयार होगा। अब जो इन दोनों को मिलाने से मिश्रण बनेगा, उस मिश्रण का क्वथनांक इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो मिलाने पर इनका मिश्रण का क्वथनांक कितना हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। तो अब मिश्रण का क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से ज्यादा हो गया ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अधिकतम क्वांति मिश्रण बोलेंगे। ठीक है ना। जब मिश्रण का क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है तो उसे उच्चतम क्वांति कहते हैं। जब मिश्रण का क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से कम होता है तो उसे न्यूनतम क्वांति कहते हैं। न्यूनतम क्वांति जो मिश्रण होते हैं, इसके उदाहरण धनात्मक विचलन से आते हैं। तो इसमें कौन से विचलन से उदाहरण आएंगे, धनात्मक विचलन। तो हमने पीछे धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल पढ़े थे आदर्श और अनादर्श विलयन में, वो उदाहरण किस में आएंगे, न्यूनतम क्वांति में। इस धनात्मक विचलन का एक उदाहरण मैंने दे ही रखा है, ये रहा कि एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का जब मिश्रण बनाएंगे तो वो कौन सा क्वांति होगा, न्यूनतम क्वांति मिश्रण होगा। ठीक है, और अधिकतम क्वांति मिश्रण में एग्जाम्पल जो आएंगे वो ऋणात्मक विचलन से आएंगे। ठीक है ना, और ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण ये दे रखा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था। नहीं, अगर ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में आता है तो 1 नंबर की इस पर टिप्पणी आती है। आपसे ये पूछा जाता है कि स्थिर क्वांति मिश्रण क्या होता है, या ऐसा भी पूछ सकता है वो कि वह मिश्रण जिसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं। तो वह मिश्रण जो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं हो सकता, उन सबको स्थिर क्वांति मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। स्थिर क्वांति मिश्रण की पहचान क्या होती है, ये स्थिर ताप पर यानी एक ही टेम्परेचर पर जो उबलने लग जाए, आश्वित होने लग जाए, उन्हें स्थिर क्वांति कहा जाता है। ठीक है ना। वह मिश्रण जो स्थिर यानी एक ही ताप पर उबलने लग जाए, आश्वित होने लग जाए, वो स्थिर क्वांति कहलाते हैं। और स्थिर क्वांति 2 प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वांति, उच्चतम क्वांति। न्यूनतम क्वांति वो होता है जिसमें मिश्रण का क्वथनांक कम हो जाता है अवयवों से, और अधिकतम क्वांति वो होता है जिसमें मिश्रण का क्वथनांक अधिक हो जाता है अवयवों से। ठीक है ना। एग्जाम्पल, न्यूनतम क्वांति में धनात्मक विचलन, अधिकतम क्वांति में ऋणात्मक विचलन। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आराम से याद हो सकता है। नहीं, इसकी छोटी सी टिप्पणी बना लें, नहीं दोनों में अंतर लिख लें और इनके एग्जाम्पल याद कर लें। परिभाषा तो क्या है, टॉपिक के अनुसार बनी जाएगी इसमें। नहीं, ये तो हमारा इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर का भाग था। अब इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने एक टॉपिक ये भी देखा था कि द्रव द्रव वाष्प दाब। द्रव द्रव वाष्प दाब क्या होता है भाई? द्रव का मतलब विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव। जब दोनों द्रव होंगे तो विलेय और विलायक दोनों ही क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। ठीक है ना भाई। जब विलेय और विलायक दोनों ही द्रव होते हैं तो दोनों ही वाष्पशील होते हैं। कहने का मतलब दोनों की वाष्प बनती है। विलेय को गर्म करेंगे तो विलेय की भी वाष्प बनेगी, विलायक को गर्म करेंगे तो विलायक की भी वाष्प बनेगी। कहने का मतलब दोनों की ही वाष्प बनती है। जब दोनों की वाष्प बनती है तो इसके लिए राउल का नियम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं वाष्पशील विलयन का राउल नियम। ठीक है ना। उसको कौन सा राउल नियम कहते हैं? वाष्पशील विलयन का। ठीक। और किसी वाष्पशील विलयन का राउल नियम उस दिन बताया था मैंने। वाष्पशील विलयन का राउल नियम क्या होता है कि अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है। जैसे अभी अभी मैंने शुरू में ग्राफ बनाया था तो वहां लिखा है ए का वाष्प दाब ए की मोल भिन्न के समानुपाती, बी का वाष्प दाब बी की मोल भिन्न के समानुपाती। ठीक है ना। मान लो मेरा पहला अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है, तो ए का वाष्प दाब ए की मोल भिन्न के समानुपाती होगा और बी का जो वाष्प दाब होगा वो बी की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। ठीक है ना। ये 2 अवयव हैं, इसको वाष्पशील विलयन का राउल नियम कहते हैं। ठीक। अगर टोटल वाष्प दाब होगा विलयन का तो क्या होगा?
ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब होगा, ठीक है ना। तो ऐसे द्रव द्रव वाष्प दाब टॉपिक है, उसमें वाष्पशील विलयनों का कौन सा नियम पढ़ा जाता है? राउल नियम। और आप बोल सकते हो वाष्पशील विलयनों का राउल नियम होता क्या है? वाष्पशील विलयन का राउल नियम क्या है? किसी भी अवयव का वाष्प दाब उसी अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे ए का वाष्प दाब ए की मोल भिन्न के समानुपाती, बी का वाष्प दाब बी की मोल भिन्न के समानुपाती, यानी विलय का वाष्प दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती, ठीक है ना। और अगर आप इसका समानुपाती हटा दो तो Pa बराबर, ये समानुपाती हट जाएगा P नोट x से, और इसमें समानुपाती हटेगा तो Pb बराबर P नोट xb। और अगर आप टोटल वाष्प दाब निकालोगे, कुल वाष्प दाब, तो यहां मान लिख दो। मान क्या है? P नोट x a प्लस P नोट xb। अब इसमें P नोट कॉमन आ गया, तो P नोट कॉमन आ गया तो क्या बचा? xa प्लस xb हुआ ना। और विलय और विलायक की मोल भिन्न का योग इकाई होता है नहीं। और यदि आप इसमें b का मान लिखना चाहते हो और आगे ले जाकर, तो xb बराबर होता है 1 माइनस x से, ठीक है ना। यानी b की मोल भिन्न क्या होती है? b की मोल भिन्न 1 माइनस x से होती है, यानी विलायक की मोल भिन्न का मान जो होता है वो विलय की मोल भिन्न को 1 में से घटाने पर प्राप्त होता है। अगर आप 1 में से विलय की मोल भिन्न को घटा दोगे तो वो विलायक की निकल जाएगी। अगर इस मान को यहाँ रखोगे तो अभी आपके पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे टोटल मोल भिन्न निकाली जाती है नहीं। और इसी प्रकार राउल का नियम पढ़ा जाता है। वैसे आपको राउल का नियम यहाँ तक याद रखना है क्योंकि हमने ग्राफ यहाँ तक बनाया था। टोटल विलयन की पूछे तो विलयन में दोनों का मान जोड़ना है, P1 का और Pb का, P1 का मान ये रहा, Pb का ये रहा, दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। अगर आप समझदार है तो आप दोनों का योग डायरेक्ट इकाई भी कर सकते हो। अगर आप दोनों का योग इकाई नहीं कर पाते हो तो आगे कर लेना, आप xb का मान रख देना 1 माइनस x से, तो अपने आप इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि x से कट जाएगा, 1 बच जाएगा नहीं। इसका मतलब किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। P नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। तो किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको वाष्पशील विलयन का राउल नियम कहते हैं नहीं। ये तो हमारे इस चैप्टर में जो टॉपिक था वो पूरा है। तो इस तरह जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसमें मैंने जो 8-10 टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है ना, उसमें से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल मैंने पीछे भी करवाए हैं अणुसंख्यक गुणधर्म पर, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखा है, शुरू में न्यूमेरिकल दे रखा है कि 5 ग्राम NaOH से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया नहीं भाई। 5 ग्राम NaOH लिया, उससे 500 मिलीलीटर विलयन तैयार किया गया, 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, तो सांद्रता बताइए। तो भाई हमें इसकी सांद्रता बतानी है, ठीक है ना। अब वैसे ये न्यूमेरिकल होने को तो 11वीं क्लास का है, 12वीं में दे रखा है ये, ठीक है। तो आपके सामने स्थिति स्पष्ट है। जब उसने विलयन का आयतन दे रखा है मिलीलीटर में, तो सांद्रता मोलरता बताई जाती है। भाई जब उसने विलयन का आयतन दिया है तो विलयन का आयतन देने पर सांद्रता की कौन सी इकाई बताई जाती है? मोलरता, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो सांद्रता की इकाई बताएंगे उसका नाम मोलरता होगा, ठीक है। तो मोलरता यहाँ से निकल जाएगी हमारी विलयन के आयतन से। कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको मात्रा लेनी है। हमारे सामने NaOH की मात्रा, और उसने दे रखी है कि NaOH मैंने कितने ग्राम लिया है? 5 ग्राम लिया है। और हम ये भी जानते हैं कि NaOH का अणुभार कितना होता है? मोलिक्यूलर वेट। NaOH का अणुभार, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 23, 16, 1, टोटल 40 होगा। हो गया ये भी। टोटल विलयन कितना है? टोटल विलयन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो 500 मिलीलीटर है। और आयतन हमें लीटर में लेना पड़ता है, तो इसलिए इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। 1000 का भाग लगाएंगे तो 500 बटे 1000, 1 बटे 2 लीटर हो गया, ठीक है। अब हम ये डाटा तो उसने हमें दिए प्रश्न में,
और इनके आधार पर हमें मोलरता निकालनी है, इसकी मतलब सांद्रता बतानी है। तो इसकी जब मोलरता निकालेंगे तो मोलरता को कैपिटल M कहते हैं, ठीक है ना। और मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र होता है विलय की ग्राम में मात्रा। मोलरता का सूत्र है विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार, ठीक, इंटू 1 बिलियन का आयतन। तो इंटू 1 बिलियन का आयतन, और आयतन किस में लेना है? लीटर में, ठीक है। अब इस सूत्र में इन मानों को रखना है सीधा सीधा। तो मोलरता, विलय की मात्रा कितनी ग्राम में? 5, अणुभार कितना? 40, इंटू 1 बिलियन का आयतन कितना? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा ये, ठीक है ना। यानी 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 M, ठीक है ना। कैपिटल M का मतलब क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो इस न्यूमेरिकल में सांद्रता निकल गई। नहीं, ये दूसरा जो चैप्टर है उसके अंदर बाहर की तरफ पहला न्यूमेरिकल है, नहीं, और ये न्यूमेरिकल दे रखा है। अब इसको मैं 5 की जगह 4 ग्राम कर दूं तो आप 4/40 कर दोगे उसको, ठीक है ना। 5 ग्राम से दिया है तो 5/40 कर दोगे इसको, ठीक। एक तो स्थिति ये रही इसकी, नहीं। इसके बाद नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल पर चले। इसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल ले उसमें उसने ऐसे कहा है कि भाई 20% ग्लूकोज की मोललता बताइए। तो 20% ग्लूकोज की क्या बतानी है? अब की बार मोललता बतानी है, ठीक है ना। इससे पहले तो मोलरता बतानी थी, तो इससे पहला न्यूमेरिकल तो मोलरता का किया। अब 20% ग्लूकोज की मोललता बतानी है। तो मैंने कहा था जब प्रश्न प्रतिशतता का हो तो प्रतिशतता में सबसे पहले मानना पड़ता है कि माना कुल विलयन बराबर 100 ग्राम है। तो माना कुल विलयन कितने का है? 100 ग्राम का है। अब 100 ग्राम में ग्लूकोज कितना है? 20 ग्राम है, 20% है, मतलब 20% मतलब 20 ग्राम ही हो ना। 100 का 20% 20 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा कितनी है इसमें? ग्लूकोज की मात्रा बराबर कितनी है? 20 ग्राम है। 20 ग्राम ही होगी 20% में, ठीक। और सब जानते हैं ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। तो 72, 12 और 96 जोड़ लोगे आप भाई। 12 × 72 फिर 12 और 16 × 96, ठीक है ना। तो 72, 12 और 96 जोड़ोगे तो टोटल 180 आएगा, इसलिए अणुभार 180 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब बचा क्या कि हमारे सामने विलायक की मात्रा कितनी है। इसमें विलायक की मात्रा कितनी है? तो भाई विलयन 100 का, विलय 20 का, तो विलायक 80 का होगा, क्योंकि 100 - 20 होगा। भाई टोटल विलयन 100 का है, 100 में ग्लूकोज कितना है? 20 है। तो पानी कितना है? 80 ग्राम ही तो होगा पानी, तभी तो 100 बनेगा वो। इसलिए विलायक की मात्रा कितने ग्राम होगी? 80 ग्राम होगी। लेकिन विलायक की मात्रा किलोग्राम में चाहिए, तो 80 में 1000 का भाग लगा देंगे तो ये किलोग्राम हो गई, ठीक है ना। ये तो हमारे वो डाटा है जो उसने दे रखे हैं प्रश्न में, ठीक। अब इसके आधार पर हमें न्यूमेरिकल हल करना है, इन संख्याओं के आधार पर, ठीक है। तो इसके आधार पर न्यूमेरिकल हल करें तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे हम मोललता स्मॉल m बराबर, और मोललता स्मॉल m का सूत्र क्या होता है? वही सेम, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू 1 विलायक की मात्रा। इसमें विलायक की मात्रा आती है, वो भी किलोग्राम में आती है। तो मोललता का सूत्र क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू 1 विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा किस में ली जाती है? किलोग्राम में। ये विलायक की मात्रा है किलोग्राम में। तो स्मॉल m बराबर विलय की मात्रा कितनी? 20 ग्राम, विलय का अणुभार 180 है, इंटू
विलायक की मात्रा कितनी, 1 कितनी है विलायक की मात्रा, 80/1000 है, तो 80 नीचे 1000 ऊपर, हो गया ये भी, ठीक है। अब इसकी काटा पीटी कर दें इसकी, तो 2 जीरो तो वैसे ही गई है, ठीक है ना। ये ऊपर 200 रह गया, तो स्मॉल m बराबर ये 200 अपॉन 64 और ये 14 यानी 144 हो गया। 144 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है ना। ये 6 बचेगा, ये 5 बचेगा, ठीक। तो यहां पर 6 और 5 यानी 560 बचेगा, ठीक है। तो 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, तो 1.3 स्मॉल है, ठीक है ना। तो इसकी मोललता कितनी आएगी, 1.3 आएगी, ठीक है। तो ग्लूकोज की मोललता आ जाएगी 20%। ग्लूकोज की मोललता कितनी होती है, 1.3 स्मॉल m होती है। अगर आप स्मॉल m नहीं लिखो तो क्या लिखोगे, मोल प्रति किलोग्राम। और पीछे वाले में इकाई क्या लिखी थी, मोलरता, मोल प्रति लीटर। और इसकी क्या होती है इकाई, मोल प्रति किलोग्राम होती है। वैसे शॉर्ट में इसको स्मॉल m लिख देते हैं, उसको कैपिटल M लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है ये सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट है, ठीक है ना। कल कोई नेक्स्ट नए चैप्टर का वीडियो शुरू करेंगे।